नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक और वो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अर्थात दोस्तों आपको बता देता हूं कि हमने अभी तक जितने भी वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ा है उसके आगे का टॉपिक ये कंटिन्यू है और हम कंटिन्यू वीडियो भी डालते जा रहे हैं। तो आई होप ये काम भी कर रहे होंगे, इन चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है। यानी कार्बनिक यौगिक जो है विभिन्न पदार्थों के साथ में किस प्रकार अभिक्रियाएँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दहन के बारे में। यानी कार्बनिक यौगिकों को यदि जलाया जाए तो उनसे किस प्रकार का प्रोडक्ट का निर्माण होगा और ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिक है मैथेन। देखिए CH4 को मैथेन पढ़ा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। मैथेन एक गैस होती है। मैथेन को जब जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये CO2 बना रहा है और जल का निर्माण हो रहा है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश। कार्बनिक यौगिकों का और मेथेन का ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसी वजह से इसका प्रयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कार्बनिक यौगिकों का जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, हल्का सा धुआं बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। उसमें जल का भी निर्माण होता है, ऊष्मा और प्रकाश। अब इस अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जानते हो कि LPG गैस है, ठीक है, जो घरों में सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि क्या है, उसके अंदर कार्बनिक यौगिक है। और यदि CNG की बात करें तो CNG में मैथेन यानी कि उसके अंदर कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन और उसके यौगिकों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। इन ईंधन को जलाने पर सबसे बड़ी बात क्या मिलता है, हमें ऊष्मा मिलती है और प्रकाश। इस वजह से इनका प्रयोग कहाँ होता है, ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और क्या विशेषताएं हैं इनकी देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, उस यौगिक को आपने जला दिया तो वो स्वच्छ और नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कहने का मतलब साफ सुथरा जलेगा, उसमें धुआं नहीं निकलेगा, उसमें कम से कम अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और इस वजह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी इसमें पीली ज्वाला निकलती है और वो भी धुआं भी निकलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण समझिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, यानी इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं और धुआं उत्पन्न करते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। यानी वायु की उपस्थिति में ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाता। अब उपचयन का मतलब हुआ वायु की उपस्थिति में पूर्ण रूप से नहीं जलना, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो वायु की उपस्थिति में पूर्ण रूप से नहीं जलता, जिसकी वजह से धुआं बनता है, जिसके कारण इसमें पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। यही सबसे बड़ा कारण है इसका। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ों में एक बहुत बड़ा अंतर हम देख पा रहे हैं कि यदि हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पता करना हो तो उनको जलाकर किया जा सकता है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वो नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेंगे, लेकिन यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ को जलाएंगे तो वो फिर वो धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेंगे। इस पर आधारित में आपसे यदि एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि आपके पास में एक यौगिक है C6H12 और दूसरा है C6H6। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर कि इन यौगिकों में कौन सा यौगिक संतृप्त है और कौन सा यौगिक असंतृप्त है, आप अपने इसकी जांच कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यदि इन यौगिकों का दहन करवा दिया जाए, दहन करवाने पर आप देखोगे कि ये जो यौगिक है C6H12 ये नीली ज्वाला के साथ जलता है और स्वच्छ जलता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन C6H6 को जलाने पर हम देखते हैं कि ये पीली ज्वाला के साथ जलता है और इसमें धुआं बनता है। ये मुझे कैसे पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया क्या, नहीं, मुझे ये पता है क्योंकि C6H12 में सारे कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है और C6H6 इसको बेंजीन पढ़ा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और बेंजीन में आपको पता है कि एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और डबल बॉन्ड पाया जाता है तो फिर ये असंतृप्त है और असंतृप्त हमेशा कैसे जलते हैं, धुएं के साथ, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए,
तो यहाँ पर ये टॉपिक जो दहन का है रासायनिक परिवर्तन में वो कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण का क्या अर्थ हुआ, हम सब जानते हैं ऑक्सीकरण का अभिप्राय होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसा कि हम ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए हाइड्रोकार्बनों का ऑक्सीकरण कैसे होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये आपको सूत्र अच्छे से अपनी रफ कॉपी में या कहीं पर भी अच्छे से इन सूत्रों को याद रखना है, ठीक है। की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जितने भी एल्कोहल होते हैं उन एल्कोहल को यदि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दी जाए तो जितने भी एल्कोहल होते हैं, जैसे एथेनॉल, ये एथेनॉल की संरचना इस प्रकार की होती है CH3CH2OH, ठीक है। एथेनॉल की यदि अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 के साथ करवा दी जाती है तो वो C3COOH में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं COOH ये क्या है, ये ओइक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन संख्या 1 थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2 हो गई। 2 होने के कारण इसकी ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन जुड़ने को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। आपको एग्जाम की दृष्टि से यह याद रखना है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे एथेनॉल वगैरह, तो इनका यदि ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो फिर ये अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अम्ल भी कौन सा, उदाहरण देकर हम बता सकते हैं कि ये रहा एथेनॉल, और एथेनॉल की अभिक्रिया जो है वो हमने इनकी उपस्थिति में करवाई तो फिर ये एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित हो गया। आपको यहीं पर यह विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है संकलन अभिक्रिया। देखिए संकलन अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, संकलन अभिक्रिया से अभिप्राय है इसका हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण से अभिप्राय है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी हुई है, देखिए आर लगाए हैं चारों ओर, आर आर आर, इन आर का क्या अभिप्राय है। इस आर का अभिप्राय मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। आर का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कार्बनिक श्रृंखला हो सकती है। जैसे मैं अब ऐसा लिख दूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसमें आर की जगह मैंने क्या बना दिया, मैंने आर की जगह CH3 लिख दिया है। CH3 लिखा है और CH3 लिखा है, इसका मतलब जो आर है वो क्या है, CH3 है। क्या आर की जगह CH3 आ सकता है, नहीं, आर की जगह कोई भी कार्बन की लंबी श्रृंखला आ सकती है। CH3 आ सकता है, CH2CH3CH2OH भी आ सकता है, यानी कोई भी एक कार्बन की श्रृंखला इधर जुड़ जाएगी तब उसको आर पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो डिजाइन निर्माण किया गया वो इसलिए ऐसा बनाया गया कि भाई आर के बारे में भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आर एक बार लिखकर भी आपको समझाने की कोशिश की कि यदि कहीं पर आर दिखे इस प्रकार तो इसका मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने का कारण है ये कैसा यौगिक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निकल और प्लेटिनम ये धातु हैं और हाइड्रोजन की उपस्थिति में यदि करवा दी जाए तो ये डबल बॉन्ड जो बीच में है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड टूटने के कारण इनकी संयोजकता कम पड़ जाती है। इस संयोजकता को पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन बचे हुए अपने पास, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं और संयोजकता पूरी कर देते हैं। जब डबल बॉन्ड टूट जाता है तो फिर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए सबसे आसान विधि क्या है कि उसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि हमें कोई भी पदार्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए। किसकी उपस्थिति में, निकल और प्लेटिनम। PD का मतलब प्लेटिनम, Ni का मतलब निकेल होता है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की क्या विशेषता है, देखिए प्लेटिनम और निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है। और इसके सबसे बड़ा उपयोग देखिएगा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। यदि मैं आपको हल्के में ऐसे बताऊं कि वनस्पति तेल, ये वनस्पति तेल है, इसकी यदि मैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा दूं, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो बन जाएगा वनस्पति घी। ये इसका सबसे बड़ा उपयोग है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए क्या कौन सी अभिक्रिया प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से इसको समझ के काम भी कर लेंगे अपनी कॉपी में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।